नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। ब्रिटेन में वोटों की गिनती जारी, शुरुआती नतीजों में लेबर पार्टी को बढ़त, दूसरे नंबर पर कंजर्वेटिव पार्टी। बांग्लादेश के साथ गलियारों की अदला बदली से संबंधित विधेयक पारित, प्रधानमंत्री ने विपक्ष का जताया आभार, कहा दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक कामयाबी। कर्ज धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई ने बनाया नया फ्रेमवर्क, सेंट्रल फ्रॉड रजिस्टर होगा तैयार, धोखाधड़ी करने वालों को भविष्य में नहीं मिलेगा ऋण। गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव अचल कुमार ज्योति होंगे नए चुनाव आयुक्त, करीब 3 साल का होगा कार्यकाल। और नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 8,000 के करीब, भारत से नेपाल को मदद का सिलसिला जारी, गुरुवार को भूकंप के 2 और झटके। सबसे पहली खबर ब्रिटेन से, जहां वोटों की गिनती जारी है। देर रात वोटिंग खत्म होने के बाद मतगणना शुरू हुई। शुरुआती नतीजों में अब तक लेबर पार्टी ने 87 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि स्कॉटिश नेशनल पार्टी को अब तक 41 सीटें मिली हैं। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। अब तक उसके खाते में 52 सीटें आई हैं, जबकि डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन दूसरे कार्यकाल के लिए किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में से ब्रिटेन का सबसे करीबी मुकाबला माना जा रहा है। 650 सांसदों वाली ब्रिटिश संसद में बहुमत का जादुई आंकड़ा 326 है। करीब 5 करोड़ मतदाता 650 सांसदों को चुनेंगे और 2010 के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को 307 और लेबर पार्टी को 258 सीटें मिली थी। आम चुनाव के अलावा 279 निकायों के 9,000 पार्षदों के नतीजों पर भी सबकी नजरें हैं। बात संसद के कामकाज की। लोकसभा की कार्यवाही 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अब अगले हफ्ते के 3 कामकाजी दिन यानी 13 मई तक चलेगी। सरकार का कहना है कि इस सत्र में कुछ विधायी कामकाज अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, इसलिए लोकसभा की बैठक 3 दिन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इन 3 दिनों में काले धन, वाटरवेज और दिल्ली उच्च न्यायालय से जुड़े विधेयक पास कराने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर भी चर्चा होगी। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर सरकार ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। सरकार लोकसभा में ये बिल लाना चाहती है, लेकिन अब इस बिल को संसद की संयुक्त समिति को सौंपने पर भी विचार किया जा रहा है। भी बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो देश के हित में हैं और उन्हें सरकार चाहती है कि उन विधेयकों पर, जिसमें काले धन का भी विषय है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट से संबंधित मामला है, नेशनल वाटरवेज है, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड बिल है, इसलिए सीसीपीए ने तय किया है और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा है। इसलिए सीसीपीए ने तय किया है कि सत्र की कार्यावधि अगले 3 दिनों तक बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिल को लोकसभा से सर्वसम्मति से पारित करने के लिए विपक्ष का आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को सोनिया गांधी समेत विपक्ष के नेताओं से बात करके उनका शुक्रिया अदा किया। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी बात की। उन्होंने इसे स्थिर और शांतिपूर्ण सीमा की दिशा में अहम कदम बताया। वहीं शेख हसीना ने इसे बड़ी राजनयिक सफलता करार दिया। गुरुवार को लोकसभा में सत्ता और विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आया। भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली वाले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से जुड़े 119वें संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से सदन की मंजूरी मिल गई। चर्चा में हिस्सा लेते हुए सभी दलों के नेताओं और सांसदों ने कहा कि इस समझौते से भारत और बांग्लादेश के संबंध और मजबूत होंगे। राज्यसभा में एक भी पीला बटन नहीं दबा, कोई एब्सेंशन नहीं थी, एक भी लाल बटन नहीं दबा, कोई भी नो नहीं था। अगर यहाँ भी ये बिल इसी तरह से पारित हो जाए कि केवल आयज ही आयज हों, तो बांग्लादेश को नहीं, हमारे पड़ोसी देशों को भी और विश्व को भी एक बहुत बढ़िया संदेश जाएगा कि इस तरह के मसलों पर भारत में कोई राजनीतिक दलों में विमत नहीं होता, बल्कि सब एक साथ केवल राष्ट्र हित में सोचते हैं।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्ष के सभी नेताओं का समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्वीट किया कि ये हमारे पड़ोसी देशों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की देश की सामूहिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को फोन कर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश के संबंधों में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल हुई है। शेख हसीना ने भी इसे बड़ी राजनयिक सफलता बताते हुए आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। It's a great day for us and we look forward to this. We are very thankful to the people of India, the Prime Minister Narendra Modi, Foreign External Videsh Mantri Sushma ji, because everybody has chipped in and we are very happy that we can take our cooperation to new level. भारत और बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाके में रहने वाले लोगों ने भारतीय संसद से इस विधेयक के पारित होने पर खुशी जताई है। 162 ছিটমহল মানুষ যে আন্দোলন করছে তার এক নম্বর বাধাটা কেটে গেল। এতে করে আমরা 162 ছিটমহলের মানুষ অত্যন্ত স্বাধীনতার সেই সূর্যটি দূর করায় পেয়ে যাব বলে আমরা সেই স্বপ্নটা দেখতেছি। लोकसभा में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिल पर कुछ संशोधनों के चलते इसे एक बार फिर सोमवार को राज्यसभा में पेश कर पास कराया जाएगा। इससे पहले बुधवार को इसे राज्यसभा से पारित किया गया था। इस विधेयक के पारित होने से बांग्लादेश के साथ 41 साल पुराने सीमा मामले का समाधान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जुवेनाइल जस्टिस संशोधन बिल 2014 को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। इस विधेयक के जरिए जघन्य अपराधों में शामिल 16 से 18 साल की उम्र के किशोरों को वयस्कों पर लागू होने वाले कानून के दायरे में लाया गया है। सरकार ने कहा कि किशोर अपराधियों को सजा देने और बाल अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाया गया है। 2012 के दिल्ली के निर्भया कांड के बाद से किशोर अपराधियों की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 साल किए जाने की मांग हो रही थी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने जुवेनाइल जस्टिस संशोधन विधेयक में बदलावों का बचाव किया। बिल पर हुई चर्चा के जवाब में उन्होंने कहा कि ये विधेयक बाल अधिकारों के लिए बने यूएन कन्वेंशन और संविधान की धारा 21 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता। मेनका गांधी ने कहा कि इस विधेयक में बच्चों के अधिकारों का ध्यान रखा गया है। Orders of juvenile justice boards have been made appealable at both stages. Therefore, while the inherent rights of the child will not be compromised under any circumstance in this process, the bill, when enacted, will also provide a minimum deterrence to the juveniles from ruining their future and their victims' future by committing heinous crimes. बिल पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने इस विधेयक पर आपत्ति जताई। सदस्यों का मानना था कि विधेयक में संशोधन की समीक्षा की जानी चाहिए और निर्भया की एक घटना के बाद ऐसे कानून की आड़ में बच्चों के अधिकारों का हनन हो सकता है। किस तरह से हम एक तरफ सजा का प्रावधान कर रहे हैं, आप करें, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि कुछ सालों के लिए करें, संशोधन को खुला रखें। अगर इससे भी आपका आपराधिक घटनाएं नहीं घटती हैं तो इसको दोबारा संशोधित किया जाए। Definite, if it goes to the court, it will be struck by the Supreme Court or by the court. So please review this bill. We are passing legislation not for striking by the court, but our wisdom has to play in this matter. So once again I urge that this is to be reviewed. Sir, I want to know what is the hurry. One incident cannot make you such a law wherein you are destroying lives of children. The children are the foundation of our nation, but you are making them criminals by sending them to jails. जुवेनाइल जस्टिस विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। इस विधेयक में जघन्य अपराधों के मामले में 16 साल के किशोर पर भी वयस्कों का कानून लागू होगा। विधेयक में हर जिले में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के गठन की बात कही गई है। ये बोर्ड तय करेगा कि जघन्य और गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले बच्चों को वयस्कों के कानून के दायरे में लाया जाए या नहीं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। लोकसभा में उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद अमेठी में फूड पार्क प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए मामले की जांच का भरोसा दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में अमेठी मेगा फूड पार्क का मसला उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सरकार पर बदलाव की जगह बदले की राजनीति का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। फूड पार्क को कैंसिल किया गया कि इस फूड पार्क से अमेठी के किसानों
कि जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उनको पैसा मिलेगा, उनको फायदा होगा, और इस फूड पार्क को आप कैंसिल मत कीजिए। सत्ता और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बदले की राजनीति का सवाल नहीं है। उन्होंने फूड पार्क रद्द करने के मामले की पड़ताल की बात कही। जो मेरी अब तक की जानकारी है, शायद कंपनी ही ने इसको रिफ्यूज कर दिया। फिर भी यदि आपने कहा है तो इस पूरे मामले को मैं दिखवा लूंगा। बदले का राहुल जी, बदले का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। बदले, देखिए हम तो यह मानकर चलते हैं, हम लोग देश का विकास करना चाहते हैं। अकेले सत्ताधारी दल देश का विकास नहीं कर सकता जब तक कि सबका सहयोग प्राप्त नहीं होगा। 2010 में यूपीए सरकार के समय अमेठी में मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी मिली थी। राहुल गांधी अमेठी सीट से ही सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा ने विनियोग संख्या 2 विधेयक 2015 और वित्त विधेयक 2015 पर विचार करने के बाद लोकसभा को लौटा दिया है। कई सांसदों ने वित्त विधेयक में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर खर्च और राज्यों के वित्तीय अधिकारों से जुड़ी चिंताएं सामने रखी। सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आयकर और काले धन पर सांसदों की चिंताओं को दूर करने का भरोसा दिया। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष से जीएसटी का समर्थन करने की अपील की। विशेष रूप से अच्छा ये होता कि फाइनेंस बिल से पहले सरकार जो भी अमेंडमेंट्स लाने चाहती थी उन 5 बिलों में, उन 5 कानूनों में अलग से अमेंडमेंट लाती, और यदि ये सदन राज्यसभा उसका विरोध भी करता तो उसको कोई मान्य होता। लेकिन अब यहां अगर उनका विरोध भी करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा, कोई मान्य नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इनकम टैक्स स्लैब जो आज लोग चाहते हैं, आपने 3 स्लैब करे। एक आपने आम स्लैब किया, एक 60 सीनियर सिटीजन के लिए किया, एक आपने 80 इयर्स के ऊपर वालों के लिए किया। आप उस स्लैब को बढ़ाइए, क्या दिक्कत है आपको, और सरलीकरण आप करिए। Series of reforms we have undertaken in the last 1 year, a large number of them my colleague Mr. Sinha just now read out. Let nobody question our ability, and therefore when there is a fundamental agreement between all sections of society on policies, I would earnestly request all my friends, particularly in the UP and the Congress party, that those measures with regard to the indirect taxation reforms in the GST, which started under your government, should be therefore fully supported with a sense of pride and not with a sense of regret as to why we are supporting it. एयरलाइन के किरायों में भारी असमानता का मुद्दा राज्यसभा में उठा। इस मुद्दे पर पेश ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सांसदों ने एयरलाइन कंपनियों की मनमानी रोकने और की अपील की और किरायों को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक बनाने की मांग की। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने नियामक बनाने पर कोई भरोसा नहीं दिया, लेकिन यात्रियों की सहूलियत के लिए बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन जरूर दिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने हवाई किरायों में असमानता को पेचीदा मामला बताया है। उन्होंने कहा कि नई एविएशन पॉलिसी तैयार हो रही है, जिसमें विमान कंपनियों को पारदर्शिता बरतने पर जोर दिया गया है। A regulatory mechanism will necessarily mean caps and floors, and caps and floors will definitely have an impact on aviation. Is it desirable that caps and floors be made? Then how do I reason with people who are buying lower price tickets that I will push your ticket 10 times the cost? Sir, is it desirable? इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल की ओर से पेश ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। नरेश अग्रवाल ने कहा कि विमान कंपनियां मनमाना किराया वसूल करती हैं। किराए को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक बनाने की भी मांग उठी। पैसेंजर जो ट्रेवल करेगा उसको किराया सेम मिलेगा। आज रेल में सेम किराया, हर जगह सेम किराया है, लेकिन आपका इंडियन एयरलाइंस का दूसरा किराया, इंडिगो का दूसरा किराया, जेट, गो एयर, स्पाइस जेट, तमाम चल रही, एक और टाटा भी ले आइए। क्यों नहीं समान किराया सब पे होगा? When nobody will go to Srinagar, then the fare will be 3,000. And when in winter and in summer, when everybody would like to go, and large number of domestic passengers, forget the tourists, would also like to come, they will have to pay
30,000 rupees as against the 3,000. So where is the rationale? एक जो स्कूटर वाला है उसके भी चार्जेस फिक्स कर रखे हैं, किंतु एयरलाइंस के जो हैं वो कोई चार्जेस फिक्स नहीं है। मेरा मंत्री से अनुरोध है कम से कम अपर लिमिट तो उसकी तय कर दीजिए कि भाई इससे ज्यादा जो है वो आप फेयर चार्ज नहीं करेंगे। चर्चा के दौरान एयर इंडिया की खस्ता हालत का भी मुद्दा उठा। हालांकि सांसदों ने कहा कि पब्लिक सेक्टर की एयरलाइन को मजबूत बनाने और निजी कंपनियों के मामले में सरकारी दखल जरूरी है। And government intervention is necessary. There I agree with my previous colleague that a regulatory authority is necessary. सांसदों ने एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 में बदलाव की भी मांग की। हालांकि सरकार के जवाब से नाखुश होकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई सांसदों ने बाद में वॉकआउट किया। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा सदस्यों ने सदन की विशेषाधिकार समिति से वित्त मंत्री अरुण जेटली के फोन टैपिंग मामले की रिपोर्ट पर फिर से विचार करने की मांग की है। ये रिपोर्ट बुधवार को सदन में पेश की गई थी। समिति ने अरुण जेटली के कॉल डेटा रिकॉर्ड के अनाधिकृत इस्तेमाल को विशेषाधिकार का हनन नहीं माना है। शून्यकाल में समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 2013 में भी सदन में ये मामला उठा था और उस वक्त भी सदन ने मामले पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से संसद सदस्यों की निजता के अधिकार का हनन होता है। तो अगर ये कर दिया गया तो कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति हम लोग के टेलीफोन कॉल निकाल लेगा। हमको कौन सूचना दे रहा, कौन हमको फोन कर रहा, कौन हमारे अधिकारों को हरण कर रहा, हम सरकार की कौन सी रिपोर्ट कहां से ले रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कई नामी हस्तियों के फोन टैप होने की शिकायत की। उन्होंने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में कराने की मांग की। Which agency is doing it? Because we know that that is happening, and that is illegal. And therefore, unless and until this issue gets resolved, we will have to defend our rights and our privileges. We have done it. सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी और कांग्रेस सांसद के रहमान खान ने मामले का दायरा बढ़ाकर फोन टैपिंग की सभी घटनाओं तक ले जाने की गुजारिश की। But as a member, I understand. I think there's a very strong sentiment that we need to revisit it and enlarge. Sir, my proposal and enlarge that proposal only the tapping question of today's finance minister's phone. Enlarge it from there to the overall issue of phone tapping. Committee, in its wisdom, can enlarge its scope. We have done it. In one case, the Privilege Committee of this House has enlarged when it was felt by the committee that a wider consultation, wider areas should be looked into. We have done it. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी रिपोर्ट की समीक्षा पर जोर दिया। उपसभापति और विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष पीजे कुरियन ने आश्वस्त किया कि वो सदन की भावना पर विचार करने के बाद मामले पर व्यवस्था देंगे। जो एमपीज की कॉल डिटेल्स लेने का जो भी कोई अपराध करता है बिना जानकारी के, तो निश्चित तौर से वो प्रिविलेज का मुद्दा बनता है। House is supreme. House can discuss, accept, reject. The House has every right. But now the suggestion has to come to revisit it. That is a suggestion come. 2013 में ये मामला तब उजागर हुआ था जब दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल अरुण जेटली के कॉल डिटेल निकालने के मामले में गिरफ्तार हुआ। अरुण जेटली उस वक्त राज्यसभा में नेता विपक्ष थे। इस मामले को फौरन विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया। समिति ने बुधवार को रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा कि अनाधिकृत रूप से सीडीआर निकालना कानून की नजर में गलत और दंडनीय है, लेकिन इसमें संसद सदस्य के संसदीय विशेषाधिकार का हनन जैसा मामला नहीं है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट के भुगतान के विवादित मुद्दे को उच्च स्तरीय समिति देखेगी। विदेशी निवेशकों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मैट के साथ ही टैक्स से जुड़े अन्य मुद्दों को लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस एपी शाह की अध्यक्षता वाली समिति के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति से मैट के मुद्दे पर जल्द सुझाव देने का अनुरोध किया जाएगा, जिसके बाद सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद जल्द से जल्द उपयुक्त निर्णय लेगी। We have therefore decided to refer this matter as well as a few other tax issues, which are essentially legacy issues, to a committee headed by Justice A.P. Shah, the chairman of the Law Commission. The committee is requested to give its recommendations on the specific issues of MAT on FIIs expeditiously. The government will consider the recommendation of the committee and take an appropriate decision as early as possible.
कुछ और अहम खबरें। गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव अचल कुमार ज्योति को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक 62 साल की ज्योति का कार्यकाल उनके पदभार संभालने के दिन से शुरू होगा, जो करीब 3 साल का होगा। गुजरात में अलग अलग पदों पर रहने के बाद वो जनवरी 2013 में निवृत्त हुए और 1999 और 2004 के बीच कांडला पोर्ट ट्रस्ट में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। 19 अप्रैल को नसीम जैदी के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालने के बाद से अब तक वो चुनाव आयोग में एकमात्र सदस्य हैं। बिहार के मधेपुरा से सांसद राजेश राजन उर्फ पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल से अपने निलंबन को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ चुनाव आयोग और कोर्ट में जाएंगे। गुरुवार को उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पर खुद को अपमानित करने और परिवार मोह में फंसे होने का आरोप लगाया। पप्पू यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। जनता तय करेगी परिवार या बिहार। बिहार बचाना है कि परिवार बचाना है, यह जनता तय करेगी। केरल में भारतीय खेल प्राधिकरण के हॉस्टल में 4 महिला एथलीटों ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसमें एक एथलीट की मौत हो गई। बाकी 3 एथलीटों का इलाज जारी है। खेल मंत्रालय ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इन एथलीटों के परिवार वालों ने कुछ प्रशिक्षकों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। संसद में भी यह मामला उठा। केरल के आलापुझा में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हॉस्टल में 4 महिला एथलीटों ने एक साथ आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक इन एथलीटों ने बुधवार की दोपहर जहरीला फल खाकर जान देने की कोशिश की। तबीयत बिगड़ने पर ही इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें एक युवा एथलीट की मौत हो गई। केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एथलीट की मौत पर दुख जताया है और पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। Its own course, but I assure you that if anybody from Sports Authority of India is found to be guilty in this connection, will be taken strictest possible actions against her or him. साई के हॉस्टल में रहने वाली ये महिला एथलीट जल क्रीड़ा का प्रशिक्षण ले रही थी। पुलिस के मुताबिक एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। एक महिला एथलीट के परिजनों ने प्रशिक्षकों पर उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि खेल अधिकारियों और साई ने इन आरोपों की गहन जांच की बात कही है। खेल मंत्रालय की ओर से साई के महानिदेशक को केरल रवाना किया गया है। As I already mentioned, this is the most tragic incident in the history of Sports Authority. We have 250 centers across the country. We have more than 10,000 trainees. Such an incident has never happened. ये मामला लोकसभा में भी उठा। सीपीएम सांसद एमबी राजेश ने इस घटना की जांच के लिए अलग से कमेटी बनाने की मांग की है। This should be an eye-opener, and the government should seriously look into the conditions prevailing in sports hostel, especially in Sai centers. And the government should appoint a committee to ensure that safety and security of athletes are ensured in sports hostels and Sai centers. पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। केरल सरकार ने अस्पताल में भर्ती तीनों महिला एथलीटों के इलाज का खर्च वहन करने की बात कही है। इस बीच इस घटना के खिलाफ डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और सीपीएम युवा शाखा ने रैली भी निकाली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरबीआई ने कर्ज धोखाधड़ी पर सख्त रुख अपनाते हुए नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। इससे कर्ज धोखाधड़ी के मामले पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इसमें बैंकों में चेतावनी संकेत और खातों पर लाल निशान लगाने जैसे उपाय भी शामिल हैं। इससे धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति भविष्य में बैंक से कर्ज नहीं ले सकेगा। इसके अलावा केंद्रीय बैंक एक सेंट्रल फ्रॉड रजिस्टर भी तैयार करेगा, जिसके सभी बैंक देख सकेंगे। इससे बैंक ये पता कर सकेंगे कि कर्ज लेने वाले ने पहले कभी किसी बैंक के साथ धोखाधड़ी तो नहीं की है। सीबीआई और सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी सीआईबी भी अपने डेटाबेस को बैंकों के साथ साझा करेगा। भारत ने कहा है कि वो रूसी सहायता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल परियोजना की कामयाबी को रक्षा क्षेत्र के अन्य मंचों और उपकरणों पर दोहराना चाहता है। राष्ट्रपति के रूप में पहली बार रूस पहुंचे प्रणब मुखर्जी ने यह बात कही।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रूसी समाचार एजेंसी से इतरतास से बातचीत में आतंकवाद पर दोनों देशों की चिंताओं को समान बताया। उन्होंने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रूस के सहयोग का उल्लेख करते हुए कुडनकुलम को इसकी मिसाल बताया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दूसरे विश्व युद्ध में रूस की विजय की 70वीं सालगिरह के जश्न में शामिल होने गुरुवार को मॉस्को पहुंचे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सैन्य, परमाणु ऊर्जा, रक्षा और उच्च शिक्षा में सहयोग जैसे विषयों पर बातचीत की उम्मीद है। साथ ही रूस और भारत के कुछ प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग के लिए 8 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर भी होंगे। नेपाल में गुरुवार को भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। भूकंप के दोनों झटकों का केंद्र नवकोट था। हालांकि इससे किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। इस बीच 25 अप्रैल को आए भीषण भूकंप में मरने वालों की तादाद बढ़कर करीब 8000 हो गई है। वहीं 12 से भी ज्यादा देशों के 600 से ज्यादा राहत और बचाव कर्मी सरकार से निर्देश मिलने के बाद नेपाल छोड़ चुके हैं। हालांकि भारत की तरफ से अब भी नेपाल को मदद जारी है। भारतीय हॉकी टीम ने गुरुवार को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुए तीसरे मैच में जापान को 2-1 से हरा दिया और 4 मैचों की हॉकी टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारत की तरफ से ड्रैक फ्लिकर वीआर रघुनाथ ने पहला गोल दागा, जबकि आकाशदीप ने मेजबान टीम के लिए दूसरा गोल दागा। जापान की तरफ से एकमात्र गोल हिरोताका वाकारी ने किया। सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा था, जबकि भारतीय टीम दूसरा मैच 2-0 से जीतने में कामयाब रही थी। आइए अब आखिर में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्रिटेन में वोटों की गिनती जारी। शुरुआती नतीजों में लेबर पार्टी को बढ़त, दूसरे नंबर पर कंजर्वेटिव पार्टी। बांग्लादेश के साथ गलियारों की अदला बदली से संबंधित विधेयक पारित। प्रधानमंत्री ने विपक्ष का जताया आभार, कहा दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक कामयाबी। कर्ज धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई ने बनाया नया फ्रेमवर्क। सेंट्रल फ्रॉड रजिस्टर होगा तैयार। धोखाधड़ी करने वालों को भविष्य में नहीं मिलेगा ऋण। गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव अचल कुमार ज्योति होंगे नए चुनाव आयुक्त। करीब 3 साल का होगा कार्यकाल। नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 8000 के करीब। भारत से नेपाल को मदद का सिलसिला जारी। गुरुवार को भूकंप के और 2 झटके।